नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्री स्पेंडिंग से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल राइट्स एंड ड्यूटीज से संबंधित। राइट्स एंड ड्यूटीज से संबंधित 2 आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें कुछ नया एंगल है, नए पॉइंट्स हैं, तो उनको निकाल के हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें तीसरा जो आर्टिकल है वो देखो टैक्स इंसेंटिव फॉर फिलैंथ्रोपी से संबंधित है। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकलते, 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं, निकाल के हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक अलग से लाइव मिनट का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित। तो 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर स्पेंडिंग से संबंधित है। एग्रीकल्चर स्पेंडिंग मतलब सरकार के द्वारा देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो है एग्री स्पेंडिंग। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हाल ही में जो बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, उसके अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं ना, वो पिछले साल के अपेक्षाकृत 4.4% ज़्यादा हैं। बट देखो, इवन करंट इन्फ्लेशन रेट ही 5.5% से लेकर 6% के बीच में है। तो जितना अधिक बजटरी एलोकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो देखो करंट इन्फ्लेशन रेट से कम है। अगर देखो हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें ना, इंडिया उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जो एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। गवर्नमेंट जितना टोटल खर्चा करती है ना, मान लीजिए गवर्नमेंट टोटल 100 रुपये खर्चा करती है, तो उसमें से 7.3% यानी 7 रुपये 30 पैसे सरकार खर्च करती है एग्रीकल्चर पर। लेकिन कुछ दूसरे देश जैसे मालावी, एक छोटा सा देश है, यहाँ पर 18% सरकार खर्च करती है एग्रीकल्चर पर। माली में 12.4% सरकार खर्च करती है एग्रीकल्चर पर। भूटान में 12%। बस इतना ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक आइडिया आपको मिल गया होगा इंडिया में सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इसके बाद देखो एक नया कंसेप्ट है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स डेवलप किया गया था 2015 में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे ना, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर से संबंधित। तो इस गोल को फुलफिल करने की दिशा में ये इंडेक्स डेवलप किया गया, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में किसी देश का स्कोर कैसे प्राप्त करते हैं? रेशो निकालते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर डिवाइडेड बाय सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। समझ गए? फिर से बोलता हूं, रेशो निकालते हैं कि किसी देश में सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक्स, डिवाइडेड बाय उस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है उस देश के जीडीपी में, डिवाइडेड बाय वाई, एक्स बाय वाई। अब बात यह है, इस एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में ना इंडिया का स्कोर काफी कम है। इसका मतलब यह है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना कंट्रीब्यूशन है ना देश की जीडीपी में, उस हिसाब से सरकार खर्चा नहीं करती एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। बाकी एशियन कंट्रीज की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस इंडेक्स में, खास करके ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की। चाइना का भी इस इंडेक्स में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, यानी जितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का चाइना की जीडीपी में, उस हिसाब से चाइना की सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पर अच्छा खासा खर्चा करती है। जबकि इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में है 38। जबकि इंडिया तो आपको पता है, देखो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत सारी जनता ऐसी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जीवन यापन के लिए। इंडिया में जब भी हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में या फिर ज्योग्राफी में, हम ये भी पढ़ते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी भी हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। लेकिन उस हिसाब से इंडिया में सरकार स्पेंडिंग कम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इसके बाद राइटर एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करते हैं, चूँकि देखो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, यहाँ पर चूँकि सरकार ज़्यादा खर्च करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर में फसलों की जो पैदावार है ना, क्रॉप्स की जो यील्ड है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आप कंपेयर कीजिए इंडिया के साथ। हमारे देश में एवरेज अनाज की पैदावार पर हेक्टेयर कितनी है? 3282 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एशिया में एवरेज कितनी है? 4225 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ईस्टर्न एशिया में साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज में तो ये सबसे ज़्यादा है।
6,237 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चाइना में जहां पे देखो जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो इंडिया से भी कम है, छोटे छोटे खेत हैं चाइना में भी इंडिया की तरह, वहां पर कितनी है प्रोडक्टिविटी, मतलब अनाज की पैदावार कितनी है पर हेक्टेयर? 6,296। बात सिर्फ अनाज की पैदावार की नहीं है, इवन चाइना में पर हेक्टेयर दालों की पैदावार, पर हेक्टेयर वेजिटेबल्स की पैदावार, ये सब भी ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि चाइना की सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इंडिया की सरकार के अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्च करती है। अब आप एक बार इस साल के बजट में नज़र डालिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो स्कीम्स हैं उन पर सरकार ने ज़्यादा खर्च किया है, कम खर्च किया है। राइटर कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो स्कीम्स है ना, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो, एमएसपी से संबंधित स्कीम्स हो, उनके लिए सरकार ने फंड्स इस साल रिड्यूस कर दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीएम आशा स्कीम है। पीएम आशा स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें सरकार किसानों से अपनी नोडल एजेंसीज के थ्रू पल्सीज, ऑयल सीड्स ये सब प्रोक्योर करती हैं। नेक्स्ट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसमें आपको पता है क्या होता है, मान लीजिए सरकार ने किसी फसल के लिए एमएसपी अनाउंस किया 1000, लेकिन किसान अपनी फसल बेच रहा है 800 रुपये में, तो 200 रुपये का जो गैप है ना वो सरकार किसानों को देगी अगर किसान रिसिप्ट दिखाता है कि हमने एमएसपी से कम में अपनी फसल को बेचा है। नेक्स्ट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में। तो पीएम आशा स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। 2021-22 में सरकार ने इस स्कीम के लिए एलोकेट किए थे 400 करोड़। इस साल कितने किए हैं? सिर्फ 1 करोड़। मतलब सोच के देखिए, पिछले साल 400 करोड़ और इस साल सिर्फ 1 करोड़। इस प्रकार से राइटर कुछ और स्कीम्स के भी एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार ने पिछले साल के अपेक्षाकृत इन स्कीम्स पर कम फंड्स एलोकेट किए हैं। पॉइंट आप समझ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कम एलोकेशन। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो जैसे ये है प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम, जिसमें 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। अब देखो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, सीधा किसानों को बेनिफिट मिल रहा है, सीधे पैसे मिल रहे हैं। इस प्रकार की स्कीम्स से देखो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर को तब फायदा होगा जब सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, फॉर एग्जांपल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दुखद बात यह है इवन सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है। रूरल डेवलपमेंट के लिए पिछले साल एलोकेशन कितना था? 5.59%। और इस साल कितना है? इस साल रिड्यूस करके कर दिया है 5.23%, यानी पिछले साल के अपेक्षाकृत कम। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर किसानों की इनकम को इन्हेंस करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम चाहते हैं अगर फसलों की जो पैदावार है वो इंक्रीज हो, तो फिर सरकार को ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर ध्यान देना होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पर फोकस करना होगा, नंबर ऑफ मार्केट्स को इंक्रीज़ करना होगा। कुल मिला के एक बात में बोलें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा स्पेंड करना होगा सरकार को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो राइट्स और ड्यूटीज़ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राजीव भार्गव के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो राइट्स और ड्यूटीज़ ये दोनों ना आपस में कंसेप्चुअली जुड़े हुए हैं। ड्यूटीज़ के बिना राइट्स नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। जब भी किसी इंडिविजुअल को कोई अधिकार मिलता है ना, राइट मिलता है ना, तो इसी के साथ ये दूसरों की ड्यूटी बन जाती है कि वो इंडिविजुअल जिसको राइट मिला है वो अच्छे से अपने राइट को एक्सरसाइज कर सके। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे को अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो जैसे ही मुझे अधिकार मिला है ये बाकी सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी जो आवाज़ है वो ठीक तरीके से व्यक्त कर सकूँ बिना डरे। लेकिन अगर कोई पर्सन मुझे मारता है, धमकाता है कि आप मत बोलिए, तो फिर ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि उस पर्सन को पनिश करे जिसने मुझे मारने की धमकी दी है या फिर मुझे रोक रहा है मेरे राइट को एक्सरसाइज करने में,
तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि मैं अच्छे से अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकूं। अब मैं फिर से वही बात बोलता हूं, जब भी किसी इंडिविजुअल को कोई अधिकार मिलता है ना, राइट मिलता है ना, तो उसी के साथ दूसरों की ये ड्यूटी बन जाती है ये इंश्योर करना कि वो पर्सन जिसको अधिकार मिला है वो अच्छे से अपना जो अधिकार है, अपना जो राइट है, उसे एक्सरसाइज कर सके। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास अधिकार है देश में कहीं पर भी सेटल डाउन होने का, जो एक्सेप्शंस है उनको आप छोड़ दीजिए, शेड्यूल्ड एरियाज। तो मेरे पास जो अधिकार है ना, मान लीजिए मैं कहीं पर घर बनाना स्टार्ट करता हूं पुणे के सेक्टर 51 में, तो देखो मेरे अधिकार एक्सरसाइज करने के साथ ही दूसरे लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि मैं अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज कर सकूं। ऐसा नहीं कि जब मैंने पुणे के सेक्टर 51 में घर बनाना स्टार्ट किया तो आस पड़ोस के लोग आ गए कि नहीं भैया हम आपको तो घर नहीं बनाने देंगे, यहां पर आप तो बाहर के हो। ऐसा नहीं, उनकी ड्यूटी बनती है कि मैं आसानी से वहां पे घर बना सकूं, अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकूं। लेकिन अगर लोग मुझे रोकते हैं तो फिर ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को रोका जाए जो मुझे घर बनाने से रोक रहे हैं। तो पॉइंट वही निकल के आता है, जब भी किसी को अधिकार मिलता है ना, उस अधिकार के साथ दूसरे लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि जिस पर्सन को अधिकार मिला है ये इंश्योर करना वो अपने अधिकार को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। अब थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। ये क्यों बोला जाता है कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो साथ साथ चलते हैं? देखो एक एस्पेक्ट तो अभी भी हमने देखा, बट आप ध्यान दीजिएगा, अगर देखो मेरे पास सॉरी घर बनाने का अधिकार है, अगर मेरे पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो दूसरे पर्सन की, फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई पर्सन है वाई, उसकी ये ड्यूटी है कि मैं अपना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार एक्सरसाइज कर सकूं और वाई उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वाई की ड्यूटी बन गई है, अगर करेगा तो फिर स्टेट एंटर करेगा। लेकिन उसी प्रकार से वाई को भी तो अधिकार मिला है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो ये मेरी भी ड्यूटी बन गई है कि वाई जो है जब अपना ये अधिकार एक्सरसाइज करे तो मैं उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना करूं। समझ रहे हो? मेरे राइट्स मतलब दूसरों की ड्यूटीज, दूसरों के राइट्स मतलब मेरी ड्यूटी। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो राइट्स और ड्यूटीज जो है वो साथ साथ चलते हैं। लेकिन देखो ये सब ना वहां पे पॉसिबल है जहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, इक्वल राइट्स अवेलेबल हो। लेकिन आप फैमिली का एग्जांपल लीजिए, पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है? पैट्रियार्कल फैमिली में फादर की चलती है, सिर्फ फादर के पास अधिकार होते हैं डिसीजंस लेने की। पैट्रियार्कल फैमिली में फादर ने जो डिसीजन ले लिया वो सबको मान्य होता है। एग्जाम्पल देते हैं राइटर डीडीएलजे मूवी का। डीडीएलजे मूवी में अमरीश पुरी जो है वो काजोल के लिए लड़का चूज कर लेते हैं। तो अमरीश पुरी ने जो लड़का चूज किया ना, वो मानना पड़ता है सिमरन को और सिमरन की मदर को भी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या देखा? फादर ने डिसीजन लिया, फादर के पास राइट है और बाकी लोगों के पास ड्यूटीज हैं। काजोल ने अपनी ड्यूटी पूरी की जो डिसीजन उनके फादर के द्वारा लिया गया, और काजोल की जो मदर है इस मूवी में उन्होंने भी ड्यूटी पूरी की। इनके पास कोई राइट नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है। तो ये एक एग्जाम्पल है इनइगैलिटेरियन सोसाइटी का, जहां पे इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। जहां पे देखो इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं होते ना लोगों के पास में, वहां पे कुछ लोगों के पास राइट्स होते हैं लेकिन ज्यादा लोगों को ड्यूटीज फॉलो करनी होती है। जैसे अमरीश पुरी की फैमिली में क्या है, अमरीश पुरी के पास राइट है, बाकी सारे लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बाकी लोगों के पास राइट नहीं है। राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं, जो पहले कास्ट बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, उन सोसाइटीज में देखो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं, और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनके पास राइट्स नहीं होते। इवन काफ़ी सारी इस्लामिक सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं जिसमें राइट्स और ड्यूटीज़ इक्वल नहीं होते। कई इस्लामिक सोसाइटीज़ में मेल को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं और फीमेल को कम राइट्स मिलते हैं, फीमेल की ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। आप मोनार्की का एग्जाम्पल लीजिए, मोनार्की में जहाँ पे राजा का रूल होता है, राजा के पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं, राजा जो मर्जी चाहे कुछ करे, बाकी सबकी ड्यूटी होती है कि राजा के जो राइट्स हैं वो फुलफिल हों। ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो इगैलिटेरियन सोसाइटी में तो इक्वल राइट्स इक्वल ड्यूटीज होती हैं, लेकिन जो इनइगैलिटेरियन सोसाइटी होती हैं जैसे पैट्रियार्कल फैमिली, मोनार्की या फिर कास्ट बेस्ड सोसाइटी या फिर इस्लामिक कुछ प्रैक्टिसेस, तो उनमें देखो वो चूंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं होती, वहां पे इक्वल राइट्स नहीं होते,
तो इस वजह से वहां पर ड्यूटीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है राइट्स के अपेक्षाकृत। राजा तो यही बोलेगा ना कि आप सब लोग अपनी ड्यूटी को फुलफिल कीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ राजा अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल है इनइगैलिटेरियन सोसाइटी का। अगर देखो हम जनरलाइज करके बोलें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन इगैलिटेरियन सोसाइटीज में, यानी अनइक्वल सोसाइटीज में, जिन लोगों के पास में सोशल या फिर पॉलिटिकल पावर है उनके पास में ज्यादा राइट्स होते हैं, और बाकी जिनके पास में पावर नहीं है उनके पास ज्यादा ड्यूटीज होती हैं। क्योंकि जो लोग पावर में होते हैं, जैसे राजा, वो तो चाहेगा ना कि मेरी सारी बातें मानी जाएं। पावरफुल लोग अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमारे पास राइट्स ज्यादा से ज्यादा हों। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब बाकी लोगों के पास राइट्स ना हो, बाकी लोगों के पास ड्यूटीज हों। बाकी लोग ड्यूटीज फॉलो करेंगे तभी तो पावरफुल लोग अपने राइट्स, ज्यादा राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे। अगर बाकी लोगों के पास भी राइट्स होंगे तो फिर पावरफुल लोग को भी ड्यूटीज फॉलो करनी होंगी, उनके राइट्स कम हो जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। जबकि इसके विपरीत इगैलिटेरियन पॉलिटिक्स में क्या होता है, यानी इक्वल सोसाइटी में क्या होता है, वो लोग जिनके पास पावर नहीं होती उनके पास तो बल्कि ज्यादा राइट्स होते हैं, और पावरफुल लोगों के पास ज्यादा ड्यूटीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इगैलिटेरियन पॉलिटिक्स में जो लोग सत्ता में है ना, उनके पास पावर है, लेकिन पावर मिलने के साथ में उनकी ड्यूटीज बढ़ गई हैं। उनकी ड्यूटी बनती है ये इंश्योर करना कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, या फिर कम से कम हो, गरीबी खत्म हो जाए या फिर कम से कम हो, ये उनकी ड्यूटी बनती है। यानी पावर मिलने के साथ ही उनकी ड्यूटीज बढ़ गई हैं बल्कि। और जो लोग जिनके पास पावर नहीं है, जो वंचित लोग हैं, उनके पास राइट्स होते हैं इगैलिटेरियन पॉलिटिक्स में। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो कुछ ड्यूटीज तो ऐसी होती हैं जो राइट्स से कहीं ऊपर जाती हैं। अभी तक तो हमने राइट्स और ड्यूटीज के बीच में रिलेशन समझा, लेकिन कुछ मोरल ड्यूटीज तो ऐसी होती हैं जो राइट से कहीं ऊपर चली जाती हैं। जैसे सर्जन का एग्जांपल देते हैं राइटर। अब देखो कोई सर्जन है, सर्जन पेशेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये तो पेशेंट का अधिकार है कि जब सर्जन पेशेंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उस समय सर्जन का फुल अटेंशन पेशेंट के ऊपर हो। ऐसा नहीं कि सर्जन व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट कर दे। अगर सर्जन ऑपरेशन के दौरान व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट कर देता है तो ये पेशेंट का जो राइट है वो वायलेट हो जाता है। बट अगर ऑपरेशन के बाद सर्जन पेशेंट के परिवार वालों से मिलता है, 5 मिनट देता है, उनको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करता है, ये सर्जन की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन सर्जन ने इसे अपनी मोरल ड्यूटी माना और पेशेंट के रिश्तेदारों से जाके बात की, तो ये हम कह सकते हैं ये मोरल ड्यूटी का एग्जाम्पल है जो राइट से कहीं ऊपर चला जाता है। तो जिस प्रकार से सर्जन किसी और को भी बोल सकता था कि जाके पेशेंट की फैमिली को एक्सप्लेन कर दो ऑपरेशन कैसा रहा, लेकिन सर्जन खुद जाता है, खुद एक्सप्लेन करता है परिवार वालों को, तो ये मोरल ड्यूटी का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से हमारे देश में हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी को निर्माण करें, हम जागरूक रहें। अगर हमारे इलेक्टेड रूलर्स कुछ गलत काम करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान के विरुद्ध जाके काम करते हैं, तो हम जागरूक रहें, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों के राइट्स को वायलेट ना करें। वैसे संविधान में आर्टिकल 51A में जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उनका भी पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। इनमें से ये जो ड्यूटीज़ है ना वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच रिलेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पहले तो आप जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर है ना वहाँ से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बात करें कंटेक्स्ट की, कुछ समय पहले यूनियन कुछ समय पहले यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज किया था कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए थे ना उसमें बहुत कुछ बोला गया है, जैसे ड्रोन इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए, ड्रोन इस्तेमाल करने के दौरान क्या, बाद में क्या, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, जैसे फ्लाइंग परमिशन, डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, वेट क्लासिफिकेशन, ओवर क्राउडेड एरिया रिस्ट्रिक्शन, ड्रोन रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी इंश्योरेंस, पायलटिंग सर्टिफिकेशन, ऑपरेशन प्लान, एयर फ्लाइट जोन, वेदर कंडीशन, ये सब बातें बोली गई हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में।
देखो ड्रोन का अगर इस्तेमाल किया जाता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्कोप तो काफ़ी है। जैसे बहुत बार जो ये पेस्टिसाइड्स है ना, इनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, बट ड्रोन की सहायता से इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेबर कॉस्ट भी कम आएगी। क्योंकि पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की होता है, इस वजह से लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। बट ड्रोन इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेबर कॉस्ट कम आएगी और सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। टाइम भी देखो कम लगेगा। ड्रोन की सहायता से आप पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करोगे तो जल्दी छिड़काव कर पाओगे। और देखो आगे आगे तो आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट आ रहा है, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें इफेक्टिव ऑपरेशंस के लिए। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पॉसिबल हो पाएगा कि ड्रोन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये एग्जाम्पल है स्मार्ट एग्रीकल्चर का। लेकिन देखो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? ड्रोन कितना महंगा आता है ये देखो ना आप। मेंटेनेंस इशू भी है, एक बार ख़राब हो गया ठीक करवाने संबंधित इश्यूज़, स्किल संबंधित इश्यूज़ हैं, किसान कैसे यूज़ करेंगे ड्रोन का सिखाना पड़ेगा। और बहुत हमारे देश में ज़्यादातर किसान तो छोटे और मंझले हैं, वो कैसे अपने छोटे से खेत में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाएगा ड्रोन तो वो पता लगे दूसरे के खेत में छिड़काव कर दिया पेस्टिसाइड्स का। मिसयूज़ भी हो सकता है ड्रोन का, सिक्योरिटी संबंधित रिस्क हैं और वेदर डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी रहेंगी अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे? वे फॉरवर्ड में लिखोगे देखो रूल्स हैं, ड्रोन संबंधित रूल्स आ गए 2021 में, और कैसे पेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आ गए। लेकिन ड्रोन अभी भी काफ़ी महंगे हैं, इनका इस्तेमाल बूस्ट करने के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी होगी ज़्यादा। तो इसके लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है ताकि 2030 आने से पहले ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में इंडिया को डेवलप किया जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, सेंसागरी, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। दूसरे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बट देखो इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए कि सस्ते ड्रोन्स उपलब्ध करवाना, स्किल्स प्रोवाइड करना, वो सब भी ज़रूरी हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा अगर सरकार चाहती है कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो फिलंथ्रोफी के लिए टैक्स इंसेंटिव से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी आप कुछ डोनेट करते हो, जैसे कीटो वगैरह जो ऑनलाइन यूट्यूब पे आप एड्स देखते हो, उनको जब आप डोनेट करते हो ना तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता है। मतलब इनकम टैक्स जब आप भरोगे तो आप उस छूट का लाभ उठा सकते हो। राइटर कहते हैं कभी देखो कोई रिसर्च तो हुई नहीं है कि चैरिटी सेक्टर के लिए अगर सरकार ने टैक्स इंसेंटिव का प्रोविज़न किया है तो इससे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। नुकसान तो सरकार को होता है ना कि अगर टैक्स इंसेंटिव सरकार ने दिया है तो फिर सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। लेकिन कम सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तो क्या इसका बेनिफिट सोसाइटी को ओवरऑल हो रहा है? मतलब क्या ज़्यादा लोग डोनेट करते हैं इस चक्कर में कि उनको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा? राइटर का मेन पॉइंट ये है कि देखो लोग इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि वो काज में बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है, जैसे गर्ल्स एजुकेशन की बात है तो लोग इसलिए डोनेट करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करते हैं कि हाँ गर्ल्स एजुकेशन के लिए हम डोनेट करेंगे तो हमें टैक्स में इंसेंटिव मिल जाएगा। बट एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है, सिग्नलिंग इफेक्ट। सरकार जब टैक्स इंसेंटिव देती है ना तो उससे एक संकेत जाता है, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें ताकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच पा रही है वहाँ पे एनजीओज़ पहुँचे, एनजीओज़ को डोनेशन मिले। ये सरकार चाहती है, तभी तो सरकार इंसेंटिव देती है डोनेशन पर। कुल मिला के कोई खास अच्छा आर्टिकल है नहीं। लास्ट में यही बोला जाता है कि टैक्स इंसेंटिव का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पर स्टडी होनी चाहिए ताकि फर्दर पॉलिसीज़ में चेंज लाई जा सकें आवश्यकता अनुसार। तो मतलब कुछ खास ये आर्टिकल है नहीं।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।